Hello everyone, welcome to your PDA. My name is Nitish Pandey and we are here to discuss some questions of fluid mechanics. ये यूपीएससी एई का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए योरपीडिया ने जो प्री प्लस मेंस का बैच लॉन्च किया हुआ है उसमें हम परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. मीन्स थ्रू द क्वेश्चंस वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम कंसिडरिंग या कीपिंग इन माइंड द कॉन्सेप्ट्स. तो इस सीरीज में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी क्वेश्चंस कर रहे हैं. इसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्सेज, बायंसी एंड फ्लोटेशन ये स्टार्ट किया है. इसमें हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे. सो स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि अ रेसिंग कार हैज अ फ्यूल टैंक विच इज पार्शियली फिल्ड. बोला गया एक रेसिंग कार है जिसमें कि एक फ्यूल टैंक है जो कि पार्शियली फिल्ड है. मतलब इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये जो फिलिंग है ये पार्शियल फिलिंग है. मतलब पूरा नहीं, कुछ कुछ भरा हुआ है, पार्शियल भरा हुआ है. ठीक है. फिर बोला गया कि द कार गेट्स इनटू मोशन. ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था, सॉरी 11th क्वेश्चन करिए. सॉल्व दिस 11th क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन. 10th भी हमने कर लिया था. सॉल्व दिस 11th क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay. क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.20 फ्लोट्स अबव द सरफेस ऑफ अ कंटेनर ऑफ मरकरी विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.60. और जूम कर दीजिए सर, विजुअल और क्लियर. जूम करो. यस ठीक है. सर. सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायंसी. बायंसी से ये क्वेश्चन है. बायंसी मतलब क्या होता है? तो जो बॉय होता है, बॉय का मतलब होता है टू लिफ्ट. इस शब्द का मतलब है लिफ्ट करना. होता क्या है, जब भी आप किसी लिक्विड में, सपोज ये कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, सो व्हेनेवर यू कैन से पुट सम ऑब्जेक्ट इन दिस कंटेनर ऑफ लिक्विड फिल्ड. तो ये बेसिकली जो लिक्विड है इसकी टेंडेंसी है कि ये एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में. मतलब ये इस ऑब्जेक्ट को, ये जो बॉडी है, ये इस बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करता है, ऊपर उठाने की कोशिश करता है. और जो ये फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, इसको बोलते हैं हम बायंट फोर्स, एफ बी. ये जो वेट है इस बॉडी का, डब्ल्यू, ये नीचे लग रहा है जो इसका वेट है. और एक फोर्स विच इज रिफर्ड एज बायंट फोर्स जो कि इस बॉडी को लिफ्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, ऊपर उठाने की टेंडेंसी रख रहा है, बॉय करने की टेंडेंसी रख रहा है, इसको बायंट फोर्स बोल रहे हैं. ये जो बायंट फोर्स है ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या टेक्निकली प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है. इसका मैग्नीट्यूड भी आपने निकाला हुआ है. सो दिस इज एफ बी इज इक्वल टू रो जी. जो रो मान लो यहाँ पे वाटर है, लेट सपोज यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जो भी फ्लूइड है, तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मतलब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि कितना बायंट फोर्स डेवलप हो रहा है. दिस इज बेसिकली इक्वल टू द वेट ऑफ दिस वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. ये जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर बायंट फोर्स एक्ट करता है. वेट मतलब वॉल्यूम इंटू वेट डेंसिटी. सो रो इंटू जी इज नथिंग बट वेट डेंसिटी. वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड करोगे, सो दिस विल गिव यू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. दिस विल गिविंग यू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वेट ही बायंट फोर्स है. तो दिस इज द बायंसी. और टेक्निकली देखोगे तो आप इसको इस तरीके से कुछ समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, समथिंग लाइक दिस. मैंने इसको पूरा सबमर्ज कर दिया. तो आपको ये पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो इस तरीके से कुछ लिनियरली वेरी करेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है रो इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ पे देखो प्रेशर कुछ अलग है, नॉट जीरो, क्योंकि ये सरफेस पे नहीं है, तो इट इज नॉट जीरो। लेट्स से कि यहाँ पे प्रेशर कुछ है पर वो कम है, और जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इफ आई कॉल दिस हाइट टू बी H1, और ये जो हाइट है इसको मैं H2 बोलूं, तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये होगा रो जी H1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और यहाँ पे होगा रो जी H2। प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सिमिलरली इधर भी कुछ ये प्रेशर एक्ट करेगा, समथिंग लाइक दिस, ये प्रेशर कुछ इधर भी एक्ट कर रहा होगा सेम मैग्नीट्यूड का। और यहां पे ऊपर और नीचे देखोगे जो नॉर्मल टू द सरफेस प्रेशर लग रहा है, सो दिस विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि एच कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हाइट पे प्रेशर कांस्टेंट है। नीचे भी कुछ कांस्टेंट प्रेशर होगा, हालांकि जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी डिफरेंट। यहां पे ये जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी रो जी H1, और यहां पे जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी रो जी H2। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो भी जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इसके बराबर है, या पूरा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके बराबर होगा। सो दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। पर ये जो फोर्स है प्रेशर की वजह से, फोर्स मींस प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया जब करोगे, जिस एरिया पे अप्लाइड है, सो ये जो फोर्स है कुछ F1, दिस इज लेस इन कंपैरिजन टू ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स F2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो F2 माइनस F1 का कुछ मैग्नीट्यूड अपवर्ड लग रहा है, कितना, F2 माइनस F1। दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग बायंट फोर्स, जिसको FB बोला, डिराइव किया होगा आपने, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा रो जी, रो ऑफ वाटर इंटू जी ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, विच इज नथिंग बट वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये किस्सा आपको पता है और ये क्वेश्चन सिंपली इसी कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, बोला है कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.20 फ्लोट्स अबव द सरफेस ऑफ अ कंटेनर ऑफ मर्करी विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.60। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक पीस ऑफ मेटल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.20 है ये फ्लोट कर रहा है। सपोज करो यहां तक इसमें फ्लूइड है, इनफैक्ट ये फ्लूइड दिया हुआ है मरकरी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मरकरी का है दिस इज ऑल्सो गिवन 13.6। मरकरी में एक मेटल का पीस फ्लोट कर रहा है, लेट्स मेक अ पीस ऑफ मेटल, सपोज ये कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, सपोज ये कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। मान लो ये जो मेटल का पीस है इसकी जो पूरी ये हाइट है, लेट्स कॉल इट टू बी कैपिटल H, और ये जो सबमर्ज्ड है लेट्स कॉल इट स्मॉल h। ठीक है, ये मेटल का पीस है, ये कुछ तरीके से फ्लोट कर रहा है, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स नंबर 1, एक तो इस पे फोर्स लग रहा है इसका वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, इट्स वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और दूसरा फोर्स लग रहा है इसका, इसके ऊपर जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स सेंटर ऑफ बायंसी से एक्ट होगा, पास करेगा। सेंटर ऑफ बायंसी इज नथिंग बट CG ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है जो उसका वॉल्यूम है उसका CG बायंट बायंट फोर्स उसके CG से पास करेगा, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी B, और जो वेट है वो आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से पास करेगा। हालांकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि ये नीचे नहीं जा रहा है, सिंक नहीं कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, इट इज जस्ट फ्लोटिंग। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये बराबर होंगे, क्योंकि अगर दोनों फोर्सेज बराबर नहीं होंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा इन वाई डायरेक्शन, देन दिस विल नॉट बी फ्लोटिंग, दिस विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो मैं बोल क्या सकता हूं कि फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट आई कैन से, कि फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम आई कैन से कि जो नेट फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन है दिस शुड बी जीरो, कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय कंसीडरिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ, सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। और यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो FB है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वेट। अच्छा, FB कैसे निकालूंगा मैं, सो इट इज नथिंग बट रो इंटू जी, और रो फ्लूइड का, तो यहाँ पे फ्लूइड मरकरी है तो मैंने रो Hg लिख दिया, इंटू जी इंटू जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, और बराबर वेट कितना होगा, तो वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसको मैं लिख सकता हूं रो, लेट्स कॉल इट बॉडी, मेटल की बॉडी है तो इसको मैंने लिख दिया रो M इंटू जी इंटू वॉल्यूम जो टोटल है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। निकालना क्या है हमें, तो हमें निकालना है
कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, ये जो मेटल है, मेटल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, ये जो मेटल है इस मेटल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है Gm इज इक्वल टू 6.20, इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल, इट इज फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ अ कंटेनर। बोल रहा है कितना परसेंट ये फ्लोट कर रहा है, हाउ मच परसेंट, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अबव, कितना ऊपर है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस फ्लोट्स अबव द सरफेस। मतलब ये चीज पूछ रहा है कि ये कितना फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब अगर ये पूरी हाइट h है तो बोला गया ये h माइनस h कितना है, तो निकाल सकते हो। अब इसमें अगर आप वैल्यूज प्लेस करोगे तो आपको स्मॉल h या सॉरी कैपिटल H की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इफ यू जस्ट प्लेस द वैल्यूज हियर, सो इफ यू जस्ट प्लेस द वैल्यूज हियर, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, तो क्या लिख सकते हैं, देखो आई कैन राइट रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्या लिख सकता हूं मैं, आपको पता है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरीके से आप लिखते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे डेंसिटी निकाल सकते हो कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग दिस g इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैं लिख सकता हूं g ऑफ Hg इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, चलो मैं सीधा ऐसे ही निकाल ले रहा हूं, दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बराबर दिस विल बी रो एम, रो एम आप निकाल सकते हो सिमिलरली, जो g ऑफ मेटल है इंटू जो डेंसिटी ऑफ वाटर है और इंटू g इंटू टोटल वॉल्यूम v। तो देखो रो W से रो W कट गया और g से ये g कट गया, और मैं लिख क्या सकता हूं कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम है, दिस इज गोइंग टू बी, ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी Gm डिवाइडेड बाई g ऑफ Hg। Gm क्वेश्चन में गिवन है 6.20 और Hg गिवन है, मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दिस इज गिवन टू बी 13.6। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन कैलकुलेटर, 6.20। एग्जाम में बहरहाल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और क्लास में टाइम सेव करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 0.4558, मतलब इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड का है। ये क्या है, अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस विल बी 45.58%, मतलब 45.58% कहां पे है, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मतलब 45.5% ये चीज है। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का मतलब कि ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, दिस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज 45.54%। तो ऊपर जो फ्लोट कर रहा है ये चीज कितनी हो जाएगी, सो दिस विल बी 100 माइनस 45.54, और इसको निकालोगे तो 45.54 यानी दिस विल बी 54.46%। तो परसेंट में हो गया ये 54.46 और फ्रैक्शन में आ गया 0.5445। दिस मच फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अबव दिस लेवल और 45.54% इज बिलो दिस लेवल। तो फ्रैक्शन में कितना आ गया ये 0.5445, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी कॉमन है, एग्जाम में पूछता है। चलिए सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिए। सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir. सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि a solid cylinder of diameter 3 मीटर has a height of 2 मीटर। बोला गया एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और इसकी हाइट है 2 मीटर। What would be metacentric height of cylinder when it is floating in water with its axis vertical? बोला गया मेटासेंट्रिक हाइट बताओ, मेटासेंट्रिक हाइट कितनी है ऑफ सिलेंडर जब ये फ्लोट कर रहा है वाटर पे, और जब ये फ्लोट कर रहा है तो इसकी एक्सिस वर्टिकल है। मतलब सपोज करो ये पानी का लेवल है, इस पानी में ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि ये जो सिलेंडर है इसकी जो एक्सिस है, दिस एक्सिस ऑफ सिलेंडर रिमेन्स वर्टिकल, दिस एक्सिस ऑफ सिलेंडर रिमेन्स वर्टिकल। ये बोला गया कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है।
ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट पूछा है, तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है उससे पहले मेटा सेंटर एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, जो स्टेबिलिटी होती है फ्लोटिंग बॉडीज की, वो दो तरीके से देखे जाते हैं। अगर कोई सबमर्ज्ड बॉडी है, इफ अ बॉडी इज सबमर्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हम बी और जी को देखते हैं। बी मीन्स सेंटर ऑफ बायंसी एंड जी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी मतलब कोई अगर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, कोई अगर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, तो उसके लिए एम और जी देखते हैं। एम एंड जी मतलब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रिलेटिव पोजीशन। दिस इज फॉर फ्लोटिंग बॉडी या पार्शियली सबमर्ज बॉडी। अब ये क्या है, इसको थोड़ा और समझते हैं। तो सपोज करो कि कोई बॉडी है, सपोज करो ये लिक्विड का लेवल है, मान लो पानी है, इसमें कोई बॉडी इस तरीके से सबमर्ज्ड है, इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, समथिंग लाइक दिस। एक बॉडी है, ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहां पे होगा, यहां पे। और जो सबमर्ज्ड फ्लूइड है, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, सेंटर ऑफ बायंसी अभी आपको बताया कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका सीजी। तो यहां पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या है, ये पूरा का पूरा, पूरा सबमर्ज है, तो पूरा का पूरा जो ये वॉल्यूम है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। और इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का भी सीजी कहां पे है, यहीं पे है, मींस दिस पॉइंट इटसेल्फ इज बी। यही बी है और यही जी है, ठीक है, यही बी है और यही जी है। इनफैक्ट अगर मैं इस बॉडी को टिल्ट करता हूं, सपोज मैं इस बॉडी को ऐसे टेढ़ा कर देता हूं, सपोज इस बॉडी को मैं कुछ इस तरीके से टिल्ट कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैं इसको टिल्ट कर देता हूं, तब भी देखो जो शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, इट इज नॉट बीइंग चेंज्ड, ये अभी भी वैसा ही है। अगर मैं कलर कोडिंग करूं तो अभी भी जो देखो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका शेप चेंज नहीं हुआ, दिस शेप इज नॉट चेंज्ड। और जो अभी भी सेंटर ऑफ बायंसी है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट इज सेम, अभी भी ये जी है और अभी भी ये बी है, देयर इज नो चेंज, अभी भी ये सेम पॉइंट है। सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। बेसिकली दिस बॉडी इज ऑसिलेटिंग, रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ बायंसी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हो। सो अभी देयर इज नो चेंज, ठीक है। लेकिन ये तो होमोजीनियस बॉडी थी, दिस बॉडी वाज अ होमोजीनियस बॉडी। होमोजीनियस बॉडी मतलब कि हर जगह इसका वेट बराबर है। होमोजेनस बॉडी मतलब ये हर जगह सेम है। अगर मैं बॉडी चेंज करूं, सपोज मैं एक बॉडी लूं जो कि बॉटम हैवी बॉडी है, सपोज मैं वही बॉडी ले रहा हूं, ये यही, अब मैं सीधा बॉडी बना रहा हूं, और ये बॉडी जो है ये बॉटम हैवी बॉडी है। तो आसान करने के लिए मान लो यहां पे मैंने मेटल की फ्लिचिंग कर दी, मान लो यहां पे मेटल लगा दिया मैंने, तो अब ये, या यहां पे मैंने वेट बढ़ा दिया, तो नाउ दिस इज बॉटम हैवी बॉडी, हैवी बॉडी, बॉटम हैवी बॉडी। अब ये बॉडी कैसी है, इसका बॉटम हैवी है। अच्छा, अभी भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉइड है इसका, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बल्कि मैं बोलूंगा, सॉरी सेंट्रॉइड नहीं बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलूंगा। तो ये तो देखो, ये तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अभी यही है, जो लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इतना ही हुआ है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और इसका जो सीजी है, दिस इज स्टिल दिस सेंटर ऑफ बायंसी बी। तो सेंटर ऑफ बायंसी तो अभी वहीं पे है, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो तो शिफ्ट हो गया, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूंकि नीचे वेट बढ़ा दिया है मैंने, तो आपको पता है कि ज्यादा वेट की तरफ सीजी शिफ्ट हो जाएगा। नाउ सीजी कम्स आउट टू बी एट लोकेशन जी। अब ये देखो सीजी की लोकेशन चेंज हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं, मान लो मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूं, इफ आई टिल्ट इट समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं कुछ इस तरीके से, मान लो मैं इसको टिल्ट करता हूं समथिंग लाइक दिस, अभी भी ये बॉटम हैवी बॉडी है, अभी भी ये बॉटम हैवी बॉडी है। तो देखो, दिस इज सेंटर ऑफ बायंसी, ये सेंटर ऑफ बायंसी है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे कहीं यहां पे जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। तो अगर अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, डिस्टरबेंस देता हूं, डिस्टरबेंस अगर मैं स्मॉल डिस्टरबेंस देता हूं इसको, स्मॉल डिस्टरबेंस देने की वजह से क्या हुआ कि ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरीके से टिल्ट हुई। तो टिल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, इस टिल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, देखो मैंने इसको डिस्टरबेंस दिया, मान लो मैंने इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरीके से सप्लाई किया,
समथिंग लाइक दिस, इसको इस तरीके से डिस्टरबेंस दिया, तो डिस्टरबेंस देने से क्या होगा, इसमें देखो रिस्टोरिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। आर यू एबल टू सी दैट रिस्टोरिंग मूवमेंट? यस सर, यस सर। क्या आपको रिस्टोरिंग मूवमेंट नजर आ रहा है? जी सर। नाउ देयर विल बी रिस्टोरिंग मूवमेंट, क्योंकि जो एफ बी है वो तो बी से पास कर रहा है। देखो मैं कलर चेंज करके शो करता हूं, दोनों ही फोर्सेज को शो करता हूं, मान लो व्हाइट कलर शो करता हूं, तो एफ बी तो देखो यहां से पास कर रहा है, दिस इज एफ बी बायंट फोर्स, दिस इज एम वो डिस्टर्बिंग, इसको मैंने एम डी लिख दिया। एफ जी और होगा। सॉरी दिस इज जी, जी पॉइंट है ये, वेरी सॉरी, दिस इज जी पॉइंट। तो जी पॉइंट से तो वेट पास कर रहा है, दिस वेट इज स्टिल पासिंग फ्रॉम हियर, पर जो एफ बी है अब वो कहीं यहां से पास कर रहा है, एफ बी कहीं यहां से पास कर रहा है, एफ बी इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बायंसी, और जो वेट है, वेट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से अभी भी आपको ये पता है कि जो एफ बी है वो बायंट वेट के बराबर है, तो आपको पता ही है नेट समेशन ऑफ फोर्सेज आर जीरो इन वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन अब देखो ये दो इक्वल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्सेज है, पैरेलल फोर्सेज, और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, सो दे आर फॉर्मिंग अ कपल, ये कपल जनरेट कर रहे हैं। और इस कपल की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये रोटेशन की डायरेक्शन ये है, इस क्लॉकवाइज जो ये डिस्टर्बिंग मूवमेंट था, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रजिस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस बॉडी इज गोइंग टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम को जो डिस्टर्बेंस मैंने दिया उस डिस्टर्बेंस को ये बॉडी रजिस्ट कर रही है। कैसे? मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया बाय प्रोवाइडिंग क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसमें ऑटोमेटिकली रजिस्टिंग मूवमेंट डेवलप हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बॉडी है इन अ कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। नहीं पता है तो समथिंग लाइक दिस, कि जैसे ये अगर मैं एक बॉल को रखूं तो ये बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब मैं इसको अगर हटाता हूं तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर ये बॉल इस तरीके से है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि एक बार मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये चला ही जाएगा, ये वापस अपनी पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कोई सरफेस है तो ये जो बॉल है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं इसको पुश करता हूं, डिस्टर्ब करता हूं, तो ये जहां पे ही आएगा वहां पे एक नया इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लेगा। तो ये जो बॉडी है, चूंकि ये स्मॉल रोटेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टर्बेंसेस को रजिस्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग रजिस्टिंग अपोजिट मूवमेंट, इसलिए ये इन कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो एक ट्रिक से, कि कोई भी चीज जिसका सीजी नीचे आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लो आप हो, आप मान लो बोझा ढोते हो, मान लो आपको मैं एक पैकेट दे रहा हूं, बोरा है मान लो किसी चीज का, तो इस बोरे को अगर मैं आपके सर पे लाद दूं, समथिंग लाइक दिस, तो आप अनस्टेबल हो जाओगे, आप बड़ा संभल संभल के चलोगे, हो सकता है गिर भी जाओ। अगर इस बोरे को मैं आपके सर पे लादने की बजाय इस तरीके से बीच में रख दूं, तो आप कुछ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहोगे। जैसे मान लो बाल्टी आप उठाते हो, तो बाल्टी अगर सर पे रख दूं घड़ा, तो ऐसे से झूल सकते हो, गिर सकते हो, क्योंकि आपका जो सीजी है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर बाल्टी आप इस तरीके से हाथ में ले लो तो आप कुछ बैलेंस बना के चल सकते हो, और अगर बाल्टी नीचे कर दो मान लो, समथिंग लाइक दिस, तो ये काफी स्टेबल हो गया, आप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। जनरली बाइक्स वगैरह में या कार्स वगैरह में ऐसे आप देखते हो जिसका सीजी नीचे आता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जब वेट नीचे होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो बॉटम हैवी बॉडी है इट इज इन कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पे अगर बॉडी को मैं टॉप हैवी कर दूं, मान लो ये जो बॉडी फ्लोट कर रही थी, अब मैं दो डायग्राम नहीं बना रहा हूं, सपोज मैं इसको टॉप हैवी बॉडी बनाता हूं, टॉप हैवी मतलब जो ज्यादा वेट है वो ऊपर की साइड है, समथिंग लाइक दिस। तो अभी भी देखो ये जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है उसका सीजी है, दिस इज बी। लेकिन अब जो जो जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कहीं यहां पे आ गया। मैंने डिस्टरबेंस दिया, ये कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो ये कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट किया, और यहां से आप देखोगे तो बायंट फोर्स पास कर रहा होगा, यहां से बायंट फोर्स पास कर रहा होगा, और यहां पे वेट लग रहा होगा। अब अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्टेड फोर्सेज हैं, विच आर फॉर्मिंग अ कपल, दिस कपल इज आल्सो क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज डिस्टर्बिंग मूवमेंट का रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि इस डिस्टर्बेंस को ये और एसिलरेट कर रहा है, इस डिस्टर्बेंस को और सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो बॉडी है, दिस इज इन कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज इन कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहां पे आपने सीखा क्या? यहां पे आपने समराइज करके ये सीखा कि अगर तो अगर तो इस तरीके से है कोई बॉडी, इस तरीके से जो बॉटम हैवी बॉडी है, जिसमें बी जो है सेंटर ऑफ बायंसी इज अबव द जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर
ये जो B है, देखो यहाँ पे G ऊपर है और B नीचे है, इफ G लाइज अबव B तो बोलोगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और तीसरी चीज आप बोल सकते हो कि अगर दोनों कोइंसाइड करेंगे सो इट विल बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कंक्लूजन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, कंक्लूजन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि इफ B लाइज अबव G, अगर B अबव G होगा देन इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस जो डिस्टरबेंस दिया जा रहा है उस डिस्टरबेंस का रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है, योर बॉडी इज ट्राइंग टू रजिस्ट दैट डिस्टरबेंस। और अगर B लाइज बिलो G है, अगर B की वैल्यू G से नीचे है, मतलब वो टॉप हैवी बॉडी है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नाउ दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर मैं इसको डिस्टरबेंसेस दे रहा हूं तो ये डिस्टरबेंसेस को रजिस्ट ना करने की बजाय उस डिस्टरबेंसेस को और सपोर्ट कर रहा है। इस बॉडी का इस तरीके से इक्विलिब्रियम है कि दैट इक्विलिब्रियम इज बीइंग यू कैन से डिस्टर्ब्ड, तो वो डिस्टर्ब ही हो जा रहा है, इट इज नॉट एबल टू रिस्टोर इट्स इनिशियल पोजीशन, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर B एंड G कोइंसाइड, अगर ये दोनों ही कोइंसाइड कर जाते हैं तो उसको बोलूंगा कि दिस इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और ये कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूं? दिस इज फॉर सबमर्ज बॉडी, और सबमर्ज या बोलूंगा फॉर कंप्लीटली सबमर्ज बॉडीज। दिस इज फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज, दिस इज फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज हैं उनके लिए हमने ये एनालिसिस किया। नाउ इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी जिसको फ्लोटिंग बॉडी बोल सकता हूं मैं, तो अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी है, या इसको बोलूंगा पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, अगर कोई पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, सबमर्ज बॉडी है, तो अब जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका शेप चेंज हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा। मान लो सपोज ये वही होमोजेनियस बॉडी लेता हूं, समथिंग लाइक दिस, इट इज फ्लोटिंग लाइक दिस, ये लेवल ऑफ वाटर है और ये बॉडी कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने का मतलब कि अभी नेट फोर्सेज इस पे बैलेंस्ड है, मतलब बायंड फोर्स इसके वेट को विथस्टैंड करने में या काउंट्रैक्ट करने में, न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। लेकिन अगर मैं इसको डिस्टर्बेंस देता हूं, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, अगर मैं इसको डिस्टर्बेंस देता हूं, सपोज करो मैं इसको क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस देता हूं, तो ये बॉडी देखो कुछ इस तरीके से हो गई, समथिंग लाइक दिस। और अब अगर देखो तो जो शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड था, पहले ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड था इसका सीजी कहीं यहां पे था, दिस इज व्हाट आई कॉल सेंटर ऑफ बायंसी। जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी का जो सीजी है वो कहीं यहां पे, इसको आई कॉल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में देखो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो शेप है दैट शेप इज बीइंग चेंज्ड, ये शेप बदल जा रहा है, इट इज समथिंग लाइक दिस। यानी ये शेप बदलने का मतलब क्या है कि इसका शेप बदलने की वजह जो इसका सेंट्रॉइड है, दैट सेंट्रॉइड इज बीइंग चेंज्ड, वो कहीं अब और शिफ्ट हो गया है, दैट इज नॉट एट द वर्टिकल एक्सिस। अब वो जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे लाई नहीं कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप इसका सेंटर ऑफ बायंसी कहीं पे बदल गया है। तो अब यहां पे स्टेबिलिटी देखने के लिए एक हम नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मेटा सेंटर। मेटा सेंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट कोई फ्लोटिंग बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। नाउ सिंस द शेप ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज चेंज्ड ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस, हेंस अब सेंटर ऑफ बायंसी जो है दैट सेंटर ऑफ बायंसी भी चेंज हो गया है। सो इट इज नाउ एट अ न्यू लोकेशन, ये अब न्यू लोकेशन पे शिफ्ट हो गया फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, द सेंटर ऑफ बायंसी वर्टिकल एक्सिस से कहीं शिफ्ट हो गया है एट अ न्यू लोकेशन। और अब जो बॉडी है ऑसिलेट करेगी अबाउट इट्स मेटा सेंटर। मेटा सेंटर बेसिकली एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट कर रही है। मेटा सेंटर को समझने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से कि ये एक फिर से बॉटम हैवी बॉडी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज ये एक बॉटम हैवी बॉडी है, समथिंग लाइक दिस, और मान लो ये कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रही थी, ठीक है। अभी इसका ये वर्टिकल एक्सिस है, नाउ जी इज समवेयर हियर, और ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ बायंसी, वो कुछ बी यहां पे है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, ये कुछ इस तरीके सपोज करो हो जाता है, समथिंग लाइक दिस, तो देखो ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का शेप है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का शेप है, दिस शेप इज चेंज्ड, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, और अब इसका सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो शिफ्ट हो गया है। नाउ दिस सेंटर ऑफ बायंसी इज शिफ्ट,
सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट हो गया इसका, ठीक है। अब सेंटर ऑफ बायंसी कैसे शिफ्ट हो गया है, तो ऑब्जर्व करो कैसे शिफ्ट हो गया है, बताओ कहां चला जाएगा सेंटर ऑफ बायंसी, सर ये टुवर्ड्स राइट साइड, जो ये जो लाइन बताओ है कहां चला वो जाएगा, टुवर्ड्स राइट साइड। टुवर्ड्स द राइट साइड, जहां पे ज्यादा फ्लूइड है। देखो इस पे गलत तो नहीं बना दिया, आप गड़बड़ तो नहीं करोगे, ये तो सेंटर ऑफ गड़बड़ है सर। बायंसी ऐसे नहीं होगा, सॉरी, सेंटर ऑफ बायंसी, वेरी सॉरी, जहां पे ज्यादा फ्लूइड, ये फ्लूइड कम है ना, तो ज्यादा फ्लूइड की तरफ शिफ्ट होगा ना, जिधर फ्लूइड ज्यादा है, आई होप कि आप मेरी बात को गेट कर पा रहे हो, सीजी देखना आपको आता है, इधर फ्लूइड ज्यादा है तो सेंटर ऑफ बायंसी कहीं इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। यहां पे आपने बिल्कुल सही बताया, देखो ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज मोर, और ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज लेस, तो इसका जो सीजी है वो कहां पे शिफ्ट होगा, समवेयर हियर, दिस इज सेंटर ऑफ बायंसी, इससे बायंट फोर्स पास कर रहा है, और इसका बॉडी का, ये बॉटम हैवी बॉडी थी, दिस वाज अ बॉटम हैवी बॉडी, और इसका सीजी कहीं पे है, मान लो समवेयर, सपोज इसका सीजी कहां पे ले जाऊं मैं, समवेयर सपोज इसका जो सीजी है, लेट्स से कि कहीं यहां पे है, बॉटम हैवी बॉडी है, तो कहीं पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, दिस इज जी। अच्छा, मेटा सेंटर क्या है, तो अगर ये जो फोर्स है, बायंट फोर्स, इस फोर्स की लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, मैं इस फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करूं, तो जो वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस को ये जहां पे कट कर रहा है, उस पॉइंट को बोल रहे हैं मेटा सेंटर, दिस इज कटिंग दिस वर्टिकल एक्सिस हियर, तो इसको बोल रहे हैं मेटा सेंटर, दिस इज द मेटा सेंटर। और अगर मेटा सेंटर देखो अबव द जी है, तो फिर से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि नाउ दिस इज द पाइवट पॉइंट, पाइवट पॉइंट मतलब अबाउट विच समथिंग रोटेट्स, अबाउट विच समथिंग ऑसिलेट्स, इस पॉइंट के अबाउट अब ऑसिलेशन हो रहा है। और अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस दिया, तभी तो ये क्लॉकवाइज रोटेट की, तो अब देखो ये मेटा सेंटर से फोर्स ऑफ बायंसी पास कर रहा है, और यहां से कहीं जी से वेट पास कर रहा होगा, तो अब ये वेट और बायंट फोर्स मिलके देखो एंटी क्लॉकवाइज रेजिस्टिंग, टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्टेड फोर्सेज, पैरेलल फोर्सेज, दे आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म अ कपल। अब ये इस क्लॉकवाइज डिस्टरबेंस को बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए, ये देखो ऑटोमेटिकली एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एज रजिस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये डिस्टरबेंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, मींस इट इज गोइंग टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज गोइंग टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब फिर से कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, आगे मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन की क्लास है, बाकी आपने पढ़ा ही होगा, एक रिकॉल करा रहा हूं मैं। तो अगर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, कंक्लूजन, अगर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, सबमर्ज्ड बॉडी है, अगर कोई पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, या जिसको फ्लोटिंग बॉडी बोलते हैं, या जिसको फ्लोटिंग बॉडी बोलते हैं, तो इसमें हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ एम एंड जी को ऑब्जर्व करेंगे, एम और जी की रिलेटिव पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे। और अगर इफ एम लाइज अबव जी, इफ एम लाइज अबव जी, अगर एम अबव जी होगा, तो जो बॉडी है फ्लोटिंग बॉडी, दिस विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें डिस्टरबेंस के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। और अगर इफ एम लाइज बिलो, इफ एम लाइज बिलो दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि इसमें जो डिस्टरबेंस दूंगा, दैट डिस्टरबेंस विल बी सपोर्टेड, उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं ऑफर होगा। एंड थर्ड, इफ एम एंड जी कोइंसाइड, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, देन इट विल बी द केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोइंसाइड कहां पे करेंगे, अगर कोई ऐसा बॉडी है कि जहां पे जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की जो सेंटर ऑफ बायंसी है, उससे वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रा करूं, तो जो वो वर्टिकल लाइन है, वो वर्टिकल एक्सिस को, थ्योरेटिकल वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी को उसकी सीजी पे ही कट कर रहा है, तो दिस विल बी इन कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपने सीखा क्या कि अगर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, तो उसके लिए हम एम और जी को कंपेयर करते हैं, अगर एम अबव जी होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर एम बिलो जी होगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर एम और जी कोइंसाइड करेंगे तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर जो फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी है, सबमर्ज्ड बॉडी है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम बी और जी को कंपेयर कर रहे हैं, अगर बी अबव द जी है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अगर बी बिलो द जी है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर बी और जी कोइंसाइड करेंगे, दैट विल बी द केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये जो जी एम है, मतलब जो जी से एम की डिस्टेंस है, जी से एम, एम पॉइंट और जी पॉइंट आप पहचान गए हो, ये जो जी और एम के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट।
दिस इज व्हाट वी कॉल मेटासेंट्रिक हाइट। तो इस जीएम को एक टर्म दिया जाता है मेटासेंट्रिक हाइट, दिस इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक हाइट। इसका डेरिवेशन कर सकते हो पर इसका फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है दिस इज बेसिकली, इसका अगर फॉर्मूला निकालोगे तो ये निकल के आता है आई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट बाई फ्री सरफेस, कट बाई फ्री सरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर का एग्जांपल नहीं रहा हूं, मान लो जैसे ये कोई कोन है, सपोज दिस इज फ्लोटिंग, मान लो इसका यहां पे डायमीटर जो है वो कैपिटल डी है एंड दिस हाइट इज कैपिटल एच, और ये कुछ फ्लोट कर रहा है, दिस इज द लेवल। तो ये सबमर्ज पोर्शन है, दिस इज द सबमर्ज पोर्शन। और ये जो क्रॉस सेक्शन है विच इज कट बाई द फ्री सरफेस लेवल, दिस इज द फ्री सरफेस लेवल ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस लेवल। तो जो फ्री सरफेस लेवल देखो ये कट कर रहा है क्रॉस सेक्शन, आई होप कि आपको सेक्शन समझ आ रहा है क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये जो एरिया है इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। यहाँ पे डायमीटर में गेट चेंज्ड, अगर ये प्रिज्मेटिक होगा जैसे सिलेंडर तो नहीं चेंज करेगा, बट लेट्स से कि ये डायमीटर डी है और ये हाइट स्मॉल एच है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ दिस प्लेन विच इज कट बाई द फ्री सरफेस लेवल, उसको बोल रहे हैं आई, दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो तो आपको पता ही है, इट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है ये उसका वॉल्यूम है। और बीजी क्या है? सो बीजी भी आपको देख के ही समझ आ रहा है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बयंसी, सेंटर ऑफ बयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ बयंसी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बीजी बोल रहे हैं। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बीजी बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख के चलना है। क्योंकि पहली बार ये क्वेश्चन आया इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूं, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो इतना डिटेल में मैं नहीं डिस्कस करूंगा, सीधे मैं इसको यूज करने वाला हूं। आपको ये फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना है। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे बोला गया एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर जो है वो 3 मीटर है, दिस डायमीटर इज 3 मीटर। और बोला गया कि इसकी हाइट जो है, इट्स हाइट इज 2 मीटर। दिस डायग्राम इज नॉट ऑन स्केल, ये इसकी हाइट आपको ज्यादा नजर आ रही होगी, जबकि 2 मीटर 3 मीटर से कम है। सो नीड नॉट टू वरी, दिस डायग्राम इज नॉट ऑन स्केल, जस्ट समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है, तो मेटासेंट्रिक हाइट जो जीएम है, कई बार इसको जीएम बार भी लिखते हैं, तो इट इज आई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। ये आप पढ़ चुके हो, नाउ दिस इज माइनस बीजी। तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो पहले आपको बीजी निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं एक एक चीज लिख दे रहा हूं। पहले तो मैं एक बल्कि पेज में ही इसको सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं कि ये कैसे कैसे होगा, क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा सा और कैलकुलेशंस, आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ी और कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ये सिलेंडर है, इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये कुछ फ्लोट कर रहा है समथिंग लाइक दिस। लेट्स कॉल दिस हाइट कैपिटल एच, लेट्स कॉल दिस हाइट टोटल हाइट एच, और ये जो सबमर्ज पोजीशन है, पार्शियल सबमर्जेंस है, इसकी मान लो हाइट हमने ले लिया स्मॉल एच, ठीक है। दिस हाइट इज स्मॉल एच। तो ये जो सरफेस है, पहले तो ये समझो, ये जो सरफेस है जो फ्री सरफेस कट कर रहा है, इस सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। और अब सेंटर ऑफ बायंसी कैसे निकालोगे? तो ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है और ये पता है सिलेंडर है, तो ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के आधे पे, मींस यहां से h/2 पे ये सेंटर ऑफ बायंसी एक्ट करेगी। सेंटर ऑफ बायंसी मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये चूंकि प्रिज्मेटिक है तो हाइट अगर स्मॉल एच है तो आधे पे इसका सीजी लाई करेगा, दैट विल बी सेंटर ऑफ बायंसी। और जो पूरा सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो आधे पे, सपोज करो यहां पे कहीं, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज h/2, ये कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी g लाई करेगा। पूरे सिलेंडर के हाफ से, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो आपको सेंट्रोइडल एक्सिस देखनी आती होगी, दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये कहीं कैपिटल h/2 पे लाई कर रहा है। चूंकि कैपिटल H की वैल्यू ज्यादा है इसलिए बॉटम से ये डिस्टेंस मैंने ऊपर शो किया, और स्मॉल h की वैल्यू कम है तो h/2 कम होगा, इसलिए इसको नीचे शो किया है। और ये जो दोनों के बीच का गैप है
दिस गैप इज व्हाट आई एम कॉलिंग बीजी, यानी बी और जी के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर मैं बीजी लिखना चाहूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं h/2 माइनस h/2। अब h तो मुझे पता है, ये सिलेंडर जो है ये 3 मीटर हाइट का है, पर ये स्मॉल h क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे? आपको पता है कि दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज फ्लोटिंग मींस नेट फोर्सेज आर बैलेंस्ड। तो जो इस पे बी पॉइंट है यहां से कुछ बायंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा एफ बी लाइक दिस, और जो जी पॉइंट है यहां से कुछ वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड लाइक दिस। एंड कंसिडरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, कंसिडरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, अगर मैं फोर्स इक्विलिब्रियम कंसिडर करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ बी इज इक्वल टू वेट। और यहां से मैं वैल्यूज अगर मैं लिखूं तो एफ बी को क्या लिख सकता हूं मैं रो, अब ये जो कि पानी है तो मैं रो वाटर लिख दे रहा हूं इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, और बराबर वेट को क्या लिख सकता हूं मैं रो ऑफ बॉडी, इसको आरबी लिख दिया, इंटू जी इंटू जो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर है। यहां पे देखो जी से जी कट गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अगर मैं लिखना चाहूं तो रो डब्ल्यू वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ये जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह ए ही है जो भी है, वैसे तो डायमीटर दिया हुआ है, दिस डायमीटर इज गिवन 3 मीटर, दिस हाइट इज गिवन 2 मीटर, तो आप इसको निकाल सकते हो, पर अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं, एरिया बेस एरिया इंटू हाइट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो इंटू कैपिटल सॉरी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पूछ रहा है, सो इंटू दिस विल बी स्मॉल एच, और इसको मैं लिख सकता हूं रो बी इंटू पूरा बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी इसका बेस एरिया कैपिटल इंटू एच, जो इसकी हाइट है, दिस हाइट कैपिटल इज कैपिटल एच। देखो ये ए से ए कट गया, यहां से मैं कैपिटल एच निकाल सकता हूं, मतलब कितना पोर्शन सबमर्ज है इसकी हाइट का वो मैं निकाल सकता हूं। आई कैन फाइंड दिस स्मॉल एच, और एक बार स्मॉल एच निकल गया तो मैं बीजी निकाल सकता हूं। तो यहां से मैं स्मॉल एच क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एच इज रो बी डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच, जस्ट प्लेसिंग द वैल्यूज, डेंसिटी दी गई होगी रो बी, देखो बोला गया है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर है दिस इज 0.7, तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है मतलब आपको इसकी डेंसिटी पता है, सो यू कैन राइट इट 0.7 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, और दिस एच इज 2 मीटर, तो ये इससे कट गया और 7 दूना 14, दिस कम्स आउट टू बी 1.4 मीटर। यानी ये जो स्मॉल एच है, स्मॉल एच है, दिस स्मॉल एच कम्स आउट टू बी, दिस स्मॉल एच कम्स आउट टू बी 0 सॉरी not 0, this comes out to be 1.4 meter and this comes out to be आधा है, तो this point this is 0.7 meter। अब ये तुम बीजी आसानी से निकाल सकते हो, बीजी विल बी नाउ h कितना है 2, तो 2/2 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 2 यानी 1 माइनस 0.7, यानी this comes out to be 0.3 मीटर, 1 माइनस 0.7 मतलब 0.3 मीटर। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको बीजी मिल गया, लेकिन अभी आपको और भी चाहिए, आपको आई चाहिए, आपको वॉल्यूम डिस्प्लेस चाहिए, सो लेट्स डायरेक्टली पुट द वैल्यूज। अब मैं देखो कैसे लिख रहा हूं इसको, तो आई क्या होगा, ये जो एरिया है जो फ्री सरफेस ने कट किया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई में लिख सकता हूं क्योंकि सर्कुलर है, पाई डिवाइड बाई 64 इंटू डी की पावर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई डिवाइड बाई 64, डी कितना है 3 मीटर, तो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है, अब तो तुमने ये एच भी निकाल लिया है, दिस स्मॉल एच हमारा कितना निकल गया है 1.7 मीटर, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस कैसे लिखूंगा, बेस एरिया इंटू हाइट, ये हाइट मुझे पता है, ये एरिया मुझे पता है, प्रिज्मेटिक हर जगह बराबर है, बेस एरिया इंटू हाइट करके आप वॉल्यूम लिख सकते हो, तो बेस एरिया लिख दूंगा पाई/4 डी स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, सो दिस इज 1.7 नहीं है, वेरी सॉरी, दिस इज नॉट 1.7 रादर 1.4, 1.4 मीटर, this is 1.4 मीटर, so this is going to be 1.4 मीटर, इस तरीके से वैल्यू लिख दिया मैंने। देखो ये आई है पाई डिवाइड बाई 64 डी की पावर 4, ये एरिया है पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच, और माइनस बीजी, बीजी तो हमने निकाल ही लिया है, बीजी हमने कितना निकाला है, so this बीजी इज 0.3 मीटर, दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं माइनस 0.3, पाई से पाई कट गया, 416 16 चौको 64 होता है, 3 स्क्वायर से ये पावर चला गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज 3 इंटू 3 यानी 9 डिवाइड बाई 16 इंटू 1.4 माइनस 0.3। नाउ सॉल्व इट एंड टेल मी द वैल्यू, तो सॉल्व करिए, 0.101, कितना आ रहा है 1 पॉइंट, दिस विल कम आउट टू बी 1.101, 0.101, दिस विल बी ए पार्ट। देखो फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने इलेबोरेट किया सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट इट इज क्लियर, यही पर्पज है इस सेशन का, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, एक बार सारा मैंने आपका रिवाइज करा दिया, लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट यू ऑलवेज कैन रीच टू मी, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी रीच कर सकते हो, पर मैंने बयंसी एंड फ्लोटेशन का
आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट बता दिया। ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी होगी उसमें बी और जी का कंपैरिजन करेंगे। अगर बी जी के ऊपर होगा देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी कोई पार्शियली सबमर्ज बॉडी होगी मतलब फ्लोटिंग बॉडी, तो उसमें एम मेटा सेंटर और जी का कंपेयर करेंगे। और अगर एम विल बी लाइंग अबव द जी, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन दैट विल बी द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो मेटासेंट्रिक हाइट है जीएम, वो आई डिवाइड बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बीजी है। टर्म्स क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। मेटासेंट्रिक हाइट भी आपको पता होना चाहिए। मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, आगे आपको सिखाऊंगा किसी और क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन में बस इतना ही आप सीखो। और दूसरी चीज, मेटा सेंटर है क्या, तो ये वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जहां से बायंट फोर्स की लाइन पास कर रही है वर्टिकल थ्योरेटिकल एक्सिस ऑफ द जो वो बॉडी है उसको कट कर रहा है। जो वर्टिकल थ्योरेटिकल एक्सिस है उसको जहां पे बायंट फोर्स कट कर रहा है उस पॉइंट को बोल रहा है मेटा सेंटर। नाउ दिस विल बी पाइवट पॉइंट, मींस जो फ्लोटिंग बॉडी है वो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, इसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगी। सबमर्ज्ड बॉडी सेंटर ऑफ बायंसी के अबाउट ऑसिलेट करती है और जो फ्लोटिंग बॉडी है वो मेटा सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर मैच भी होगा यार आज इंडिया पाकिस्तान का। यस कौन जीत सर, रहा है? अभी तो इंडिया मजबूत है सर। 200 तक। 140 जीत जाएंगे तो 100 रन बचाना है और यस सर। बहुत। चलो सॉल्व करो। सर इसका ये आएगा डी पार्ट। डी पार्ट, चलो इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लिक्विड्स इन रिजिड मोशन का। लिक्विड्स या फ्लूइड्स इन रिजिड मोशन, बेसिकली लिक्विड्स इन रिजिड मोशन। रिजिड मोशन क्या है, तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस नहीं बदलती हैं। रिजिड बॉडी हम एक ऐसे बॉडी को बोलते हैं जिसपे जब हम फोर्स या मूवमेंट लगाते हैं तो इनके दो मॉलिक्यूल्स या दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेज नहीं बदलती हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। अब इस पे मैं कोई सा भी फोर्स लगाऊं, किस तरीके से भी फोर्स लगाऊं और कोई सा भी मूवमेंट लगाऊं, समथिंग लाइक दिस, मान लो ये कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये रोटेट तो कर रहा है पर ये डिफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब इसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेज चेंज नहीं हो रही है, ये रोटेट कर गया, समथिंग लाइक दिस। रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन है रोटेशन, ए एंड बी। और ये जो डिस्टेंसेज है दो पॉइंट्स के बीच की, दैट इज स्टिल सेम, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, इन विच देयर इज नो डिफॉर्मेशन, मींस दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेज नहीं चेंज कर रही हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कोई ट्रक में या ट्रेन्स में या कोई और इस तरीके के व्हीकल्स में जिसमें कंटेनर्स होते हैं, हम लिक्विड्स को, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, फ्यूल वगैरह हो गया, हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब हम अपने व्हीकल को एक्सीलरेट करते हैं तो जो लिक्विड होता है इनसाइड, दैट डिस्प्लेस, दैट स्प्लैशेस, दैट ट्राइज टू स्प्लैश बेसिकली, वो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो एक इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करता है जिसमें इसकी जो सरफेस है ये कुछ चेंज हो जाती है और जो रियर साइड है, मतलब पीछे की साइड, ये राइज करती है और आगे की साइड कुछ फॉल करती है। मतलब अगर इनिशियली ये सरफेस ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, तो जब ये मोशन में आएगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आगे कुछ, मान लो ये एक्स से नीचे गया तो ये पीछे कुछ एक्स से ऊपर हो जाएगा। ये दोनों मैंने बराबर लिए हैं, तो ओविंग द वॉल्यूम कंजर्वेशन, ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम, तो जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द न्यू सरफेस, न्यू फ्री सरफेस। पहले ये सरफेस ऐसा था, फ्री सरफेस, नाउ इट इज समथिंग लाइक दिस। ये होगा, एंड आफ्टर दिस देयर विल नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मींस देयर विल नॉट बी एनी शियर। टाउ बराबर आपने पढ़ा है म्यू इनटू डीयू बाय डी वाई। सिंस du is equal to 0, that's why I can say कि there will not be any shear, means now this liquid will be in condition of statics. Now this liquid can be treated as a rigid motion. अब मैं मान सकता हूं कि ये जो लिक्विड मूव कर रहा है, इसके हर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है, जो व्हीकल, जो कंटेनर ढो रहा है उस व्हीकल की जो वेलोसिटी है वही। तो इनके बीच में आपस में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, सो आई कैन कॉल देम टू बी अ रिजिड। इनके बीच में शियर जीरो होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दिस लिक्विड इज मूविंग एज अ रिजिड मोशन, एज अ रिजिड, मतलब
कि जब ये मूवमेंट हो रहा है तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस बदल नहीं रही है। तो इसमें आपने डिराइव किया होगा कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर बीइंग जनरेटेड। इसके लिए आपने एक जनरल केस लिया होगा समथिंग लाइक दिस। सपोज कि कोई अपग्रेड है, सपोज कि कोई अपग्रेड है समथिंग लाइक दिस, ये एंगल है थीटा और इस पे मान लो कोई व्हीकल मूव कर रहा है, सपोज ये एक ट्रक है समथिंग लाइक दिस और ये मूव कर रहा है, इसके पीछे मान लो ये कंटेनर है, ट्रॉली है, टैंकर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो इसमें पहले तो डायरेक्शंस में जो लेने वाला हूं उसको समझो। इसको मैंने बोला ये एक्स डायरेक्शन है, इसको मैं बोलूंगा ये जेड डायरेक्शन है, वर्टिकल को मैंने जेड लिया और ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है इसको मैंने वाई डायरेक्शन लिया। जब ये बॉडी इस तरीके से मूव करेगा, सपोज इट इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। इन दोनों ही दिशाओं में मैं अलग अलग जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। जो लिक्विड है, लिक्विड इन साइड द कंटेनर, तो ये पहले तो इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टल, बट आफ्टर इट्स एक्सेलरेशन इट विल बी स्प्लैशिंग समथिंग लाइक दिस। ये कुछ यहाँ पे एक्स नीचे आएगा, ये कुछ यहाँ पे x ऊपर जाएगा एंड इट्स फ्री सरफेस विल बी चेंज्ड, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज चेंज्ड फ्री सरफेस लेवल, दिस इज ओरिजिनल फ्री सरफेस लेवल। अब अगर मैं अलग अलग दिशाओं में एनालिसिस करूं, फोर्स एनालिसिस इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज जेड डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन, तो मेरे को कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन को मैं एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूं, तो सपोज करो मैं एक एलिमेंट लेता हूं, सपोज आई टेक एन एलिमेंट, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेता हूं फॉर माय सिंप्लिसिटी। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इसमें फोर्सेज सारे शो करने की कोशिश करूं तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। देखो सपोज कि इसकी जो ये लेंथ है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसको मैंने dx ले लिया, मान लो यहाँ पे प्रेशर P है तो एरिया अगर dA है, लेट्स कॉल दिस एरिया टू बी dA, तो जो फोर्स है, मैं फोर्स एनालिसिस कर रहा हूं, आई एम डूइंग फोर्स एनालिसिस। फोर्स वेक्टर है तो फोर्स को इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, प्रेशर वगैरह को नहीं, तो मैं प्रेशर की वजह से फोर्सेस को देख रहा हूं, P इंटू डी। और मान लो यहां पे कुछ प्रेशर चेंज हो गया, क्या हुआ आई डोंट नो, बट लेट्स की प्रेशर P प्लस डीपी हो गया। वहां पे P था, यहाँ पे जो प्रेशर P था, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, मान लो डीपी का चेंज हो गया, तो आई एम जस्ट शोइंग की प्रेशर P प्लस डीपी हो गया और फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। सो डीए अगर ये एरिया है जो जिस एरिया पे ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, so this will be you can say P plus dP into dA, this will be the total force that is being acted। और ये बॉडी का एक्सेलरेशन इधर भी है, कुछ ax एक्सेलरेशन से ये कुछ x डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। आई कैन विजुअलाइज इट लाइक दिस, इस बॉडी को मैं इस तरीके से विजुअलाइज कर सकता हूं। अब अगर मैं फोर्स एनालिसिस करूं, फोर्स एनालिसिस का मतलब अगर मैं बोलूं कि F बराबर ma है, F बराबर ma करूं, नेट फोर्सेज जो है दैट इज गोइंग टू बी ma, और चूंकि x डायरेक्शन में है तो मैं इसको x ले रहा हूं और ये फोर्सेज भी इन x डायरेक्शन ले रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो नेट फोर्स x डायरेक्शन में कितना है, तो मैं लिख सकता हूं P इंटू डी, ये प्लस x में लग रहा है और माइनस x में P प्लस डीपी इंटू डी लग रहा है, तो माइनस P प्लस, दिस इज P इंटू डी, माइनस P प्लस डीपी इंटू डी, समथिंग लाइक दिस। ये नेट फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन द x डायरेक्शन, और ये बराबर कितना होगा, m इंटू ए। तो ये तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका मान लो डिफरेंशियल जो मास है वो dm है, तो आई कैन कॉल इट dm इंटू ax, समथिंग लाइक दिस। अब ये जो dm है, मास भी आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये dm में मुझे da नजर आ रहा है, क्योंकि dm आप लिख सकते हो कि जो da है इंटू dx है, दैट विल बी द वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू हाइट, ये एरिया da है इंटू, अगर इसकी लेंथ मुझे पता है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम में अगर मैं इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो इसकी डेंसिटी गामा है, या गामा लिखूं या रोजी लिखूं, इट डज नॉट मैटर, मान लो इसकी डेंसिटी रोजी है, तो रो जी यानी वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी गिविंग वेट, और अगर मैं मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी गिविंग मी मास। ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, तो वाटर है मान लो, तो यहाँ पे वाटर ही लिख दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर, या मान लो वाटर ना हो कोई और फ्लूइड हो, तो इन जनरल चलो मैं लिख दे रहा हूँ डेंसिटी रो। तो रो इनटू वॉल्यूम विल बी गिविंग मी मास। यहाँ पे मैं अब चेंज कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि P इंटू डी ए माइनस P प्लस डीपी इंटू डी ए बराबर, डीएम को क्या लिख सकता हूं मैं, रो इंटू डी ए इंटू डी एक्स इंटू ए एक्स इज मल्टीप्लाइड ऑलरेडी देयर। अब देखो तो ये P इंटू डी ए से ये माइनस P इंटू डी ए कट गया, प्लस P इंटू डी ए माइनस P इंटू डी ए कट जाएगा, तो इस साइड में अगर देखोगे तो इट विल बी dp इंटू डी ए, और वो भी विद माइनस साइन, देयर इज माइनस साइन, डोंट फॉरगेट दिस माइनस साइन।
बराबर रो इंटू डी ए इंटू डी एक्स इंटू ए एक्स। आई कैन राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे ये डी ए से ये डी ए कट जाएगा, तो मैं अगर चाहूं तो डीपी डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखूं। मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज माइनस ऑफ रो इंटू ए एक्स। डीपी डिवाइड बाई ए एक्स डी एक्स बराबर माइनस ऑफ रो इंटू एक्स। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज है डीपी बाई डी एक्स क्या है? दिस इज चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। डीएक्स लेंथ जब मैं आगे जाऊंगा तो चेंज इन प्रेशर जो डीपी है वो निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब कि घटेगा। आगे जाने पे प्रेशर कम हो रहा है, एंड विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो कि आगे जाने पे प्रेशर कम तो हो रहा है। स्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज रो इंटू जी इंटू एच। और देखो, अगर मैं ये एक एलिमेंट लिया था, ये जो एलिमेंट, तो यहां पे देखो एट दिस लोकेशन दिस एच इज समथिंग एल्स, ये H1 है, और इस लोकेशन पे दिस एच इज समथिंग एल्स। तो जब मैं आगे जा रहा हूं एक्स डायरेक्शन में dx, जब मैं आगे मूव कर रहा हूं, तो ये जो H1 है और H2 है, इनमें मैं कंपेयर करूं तो H2 रिड्यूस हो गया। ये हाइट कम हो गई है, यानी ये जो हाइट कम हो गई तो जो प्रेशर है वो कम हो गया। मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज रिड्यूसिंग। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस रिडक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है डीपी बाई डी एक्स, दैट इज माइनस ऑफ रो इंटू ए एक्स। ये भी मुझे पता चल गया कि ये है माइनस ऑफ रो इंटू ए एक्स। अच्छा, अगर मैं जेड डायरेक्शन में फोर्सेज को बैलेंस करूं, ऐसे ही सेम इसी अप्रोच के साथ अगर मैं जेड डायरेक्शन में फोर्सेज को बैलेंस करूं, तो देखो ये तो एक्स डायरेक्शन था, अगर मैं ऐसे ही जेड डायरेक्शन लिखूं, जेड डायरेक्शन, तो अपनी कन्वीनियंट के लिए अब मैंने इस तरीके से ये छोटा सा जो डिफरेंशियल एलिमेंट था वो ले लिया। क्योंकि ये डिफरेंशियल है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जनरली जो मेरी कन्वीनियंस होती है उसके हिसाब से मैं इसको ले लेता हूं। दिस इज अगेन डी ए, और मान लो इस बार इसकी हाइट ये जो है ये डी एच है। अच्छा, एक बार श्योर हो लो, पहले ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने जेड लिया है, अगर नीचे जाऊंगा तो इसको मैं एच डायरेक्शन बोलूंगा। आगे कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर जाने को मैं जेड डायरेक्शन बोलता हूँ, नीचे जाने को मैं एच डायरेक्शन बोलता हूँ। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, मैं ऊपर जाऊंगा, देखो तो ये जेड डायरेक्शन है, दिस इज यू कैन से एक्सेलरेशन ए जेड। ऐसे मैं शो कर दूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहां पे मैंने प्रेशर शो किया P, और पूरा फोर्स कितना हो गया P इंटू डी ए, और यहां पे कितना हो जाएगा, इट विल बी P प्लस डीपी इंटू डी ए, P प्लस डीपी इंटू डी ए। जेड डायरेक्शन में मैं कुछ ऊपर आया, कितना ऊपर आया, डीजेड डेप्थ, तो जो प्रेशर है वो कुछ चेंज हो गया। लेट्स सपोज कि डीपी का चेंज आया, तो P प्लस डीपी यहाँ पे प्रेशर है और फोर्स P प्लस डीपी इंटू डी ए हो गया। और जेड डायरेक्शन में ये देखो यहाँ पे ये डीएम भी एक्ट कर रहा है, डीएम नहीं इनफैक्ट बल्कि डीएमजी, इसका वेट भी एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं फोर्स एनालिसिस करूं, इफ आई डू फोर्स एनालिसिस इन जेड डायरेक्शन, अगर मैं फोर्स एनालिसिस करूं, फोर्स एनालिसिस करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगेन जो एफ जेड है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड। आई कैन राइट इट लाइक दिस। और एफ जेड को क्या लिख सकता हूं मैं, तो देखो P इंटू डी ए लग रहा है अपवर्ड जेड डायरेक्शन में, P इंटू डी ए माइनस P प्लस डी पी इंटू डी ए, ये यहां पे लग रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि ये माइनस जेड में इसलिए माइनस ले लिया। और साथ के साथ माइनस डी एम इंटू जी भी लग रहा है, डी एम इंटू जी, और डी एम इज नथिंग बट डीएम क्या हो जाएगा, सो इट विल बी रो इंटू डी ए इंटू डी जेड। तो यहीं पे मैं एक ही बार में इसको लिख दे रहा हूं, माइनस I can write dm into g, I can write rho into dA into dz. This is volume, volume into density will be mass, and into g is already there, into g is already there, और बराबर m, m भी क्या हो जाएगा यहाँ पे dm, और dm will be nothing but rho into dA into dz और into az. I can write it like this. अब देखो ये P इंटू डी ए से ये माइनस P इंटू डी ए कट गया, यहाँ पे बचा dP इंटू डी ए, और देखो डी ए हर जगह से कॉमन लेके मैंने उड़ा दिया, डी ए हर जगह से कॉमन लेके मैंने उड़ा दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dP और माइनस रो इंटू जी इंटू डी जेड बराबर, देखो यहां से क्या बचा, तो यहां से बचा dP विद माइनस साइन, और बाकी सब कुछ कट गया, और माइनस साइन के साथ रो इंटू ये कट गया है, डीजेड इंटू जी, रो इंटू जी इंटू डीजेड बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू डीजेड इंटू एजेड। आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब फिर से मुझे dP बाई dz निकालना है, तो dz वाले टर्म्स में एक तरफ कर रहा हूं, dP वाले टर्म्स में एक तरफ कर रहा हूं। आई कैन राइट माइनस dP बराबर, इसको इधर ले जाऊंगा तो मैं जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले रहा हूं, रो इंटू एजेड, दिस इज कॉमन, रो इंटू एजेड इज कॉमन। यहां पे क्या बचा, सो दिस इज dz, और ये इधर आएगा, सॉरी dz जी कॉमन राइट। लेना था, dz कॉमन लेना था, तो जब ये इधर आएगा तो दिस विल बी प्लस, ये हो जाएगा रो इंटू जी,
और ये प्लस साइन के साथ ऑलरेडी है, प्लस रो इंटू ए जेड। चाहूं तो मैं जी भी कॉमन ले लूं, तो एक रो स्टेप रो और बढ़ाता हूं मैं, एक स्टेप और बढ़ाता हूं मैं, आई कैन राइट माइनस डीपी डिवाइडेड बाई डीजेड बराबर, रो भी कॉमन ले लिया मैंने तो रो, और अंदर क्या आ जाएगा, दिस विल बी जी प्लस एजेड, अंदर क्या आ जाएगा, जी प्लस एजेड, समथिंग लाइक दिस। या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डीपी डिवाइडेड बाई डीजेड बराबर माइनस साइन के साथ माइनस माइनस रो इंटू जी प्लस एजेड। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने मान लो बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये बता रहा है कि डीपी यानी चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जेड, डीजेड जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो चेंज इन प्रेशर कितना है, इतना है, और ये कैसा है, निगेटिव। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है और ये निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब फिर से ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो रहा है, विच इज अगेन अंडरस्टैंडेबल, जो कि अगेन बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि ये जो लिक्विड सरफेस है ये कुछ इस तरीके से हो गया है, समथिंग लाइक दिस। तो अब देखो, अगर तुम कहीं पे भी ये ऐसे नहीं होता तब भी, अगर मैं ऊपर जाऊंगा, यहां मान लो ये मेरा एलिमेंट है, अगर मैं यहां पे देखो तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज डिफरेंट, यहां पे देखो दिस हाइट इज डिफरेंट, दिस हाइट इज लेस, दिस हाइट इज मोर। तो ऊपर जाने पे जैसे मैं जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ रहा है। यहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है क्योंकि इसके ऊपर फ्लूइड जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना, तो ये हाइट से अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो ये यहाँ पे देखो, देखो ये हाइट यहां से यहां तक, दिस इज वन हाइट, और फिर यहां से यहां तक दिस इज अनदर हाइट, दिस इज अनदर हाइट। तो जब मैं जेड में ऊपर जा रहा हूं तो चूंकि ये चीज कम हो रही है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो जी एच, एच अगर रिड्यूस होगा, ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, तो प्रेशर कम होगा। यानी मुझे क्या समझने को मिला कि जब मैं आगे जाता हूं एक्स डायरेक्शन में या ऊपर जाता हूं जेड डायरेक्शन में, दोनों ही दशाओं में जो प्रेशर है, प्रेशर कम हो रहा है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन एक्स वो इतना है माइनस रो इंटू ए एक्स, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन जेड वो इतना है माइनस ऑफ रो इंटू जी प्लस ए जेड। और वाई डायरेक्शन में अगर देखो तो वाई डायरेक्शन में देयर इज नथिंग, क्योंकि ए वाई जो है, ए वाई इज जीरो, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए वाई इज जीरो, तो वहां पे कुछ भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं बोलूं ये जो प्रेशर है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ, बेसिकली क्या क्या किसका किसका फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। मैं बोल सकता हूं वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड, सॉरी, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज दिस प्रेशर इज फंक्शन ऑफ जेड, ये दोनों ही डायरेक्शंस का फंक्शन है। यानी मैं बोल सकता हूं दिस प्रेशर इज फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज जेड, ये दोनों ही का फंक्शन है। आई कैन राइट इट लाइक समथिंग दिस। और अगर मैं चेंज इन प्रेशर लिखना चाहूं बाय मैथ, तो ये मैथ है, ये आपको लिखना आना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसको आगे कभी समझा दूंगा। डीपी बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डीपी बराबर आई कैन राइट डीपी डिवाइड बाई डीएक्स इंटू डीएक्स प्लस डीपी डिवाइड बाई डीजेड इंटू डीजेड। ये इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है। देखो dp बाई dx इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, और dx इज एक्स में चेंज। तो इस रेट से चेंज हो रहा है, dx जाने पे dp का चेंज हो गया। देखो dp दिखाया भी था, dp बाई dz इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन z, और dz अगर मूव करूंगा तो टोटल चेंज कितना होगा, रेट इंटू ये dz। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है, ये चेंज इन प्रेशर इन एक्स से भी हो रहा है, चेंज इन प्रेशर इन जेड से भी हो रहा है। डीपी जो चेंज इन प्रेशर है उसको कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन एक्स इंटू डीएक्स, इस रेट से हो रहा है मतलब डीएक्स में इतना हो रहा है, तो इस डीएक्स में कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा लो कि ऐसे देखो डीपी चेंज हो रहा है डीएक्स में, तो मैं बोल सकता हूं, या ऐसे देखो डीएक्स लेंथ में चेंज हो रहा है डीपी, तो वन में कितना होगा डीपी डिवाइड बाई डीएक्स, तो किसी और में कितना होगा, और किसी और में मैथ में, अभी मैं डीएक्स से लिख रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स आप समझते होगे। यस तो सर, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन एक्स, दिस इज मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन जेड, दिस इज मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन। और पीछे हमने ये निकाल लिया है डीपी बाई डीएक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन एक्स एज वेल एज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन z, ये हमने निकाला हुआ है। सो हम जस्ट प्लेसिंग द वैल्यूज, dp आई कैन राइट बराबर, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस दिस रो इज ए एक्स, माइनस रो इंटू जी, यही है। ए एक्स देखो है, ए एक्स। ये हमने निकाला हुआ है, डीपी बाई डीएक्स इज माइनस रो इंटू ए एक्स, नॉट रो इंटू जी, दिस इज माइनस रो इंटू ए एक्स, और इंटू क्या आ गया, dx प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस रो इंटू ए जेड प्लस जी, और इंटू डी जेड। आई कैन राइट इट लाइक दिस, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। और अगर मैं फ्री सरफेस लेवल की बात करूं, फॉर फ्री सरफेस लेवल, इफ आई टॉक अबाउट द फ्री सरफेस लेवल, तो जो फ्री सरफेस लेवल है, फॉर फ्री सरफेस लेवल, फॉर फ्री सरफेस लेवल, फॉर फ्री सरफेस लेवल,
ये जो dp है, दिस dp is 0, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन द फ्री सरफेस लेवल आर सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो कंटेनर है, इसमें जो फ्री सरफेस लेवल है, इस पे सारे के सारे पॉइंट्स पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। ऑल द पॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग डीपी क्या है, 0 है। एट द फ्री सरफेस दिस लाइन, फ्री सरफेस के करस्पॉन्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं कि डीपी बराबर 0 है। इससे मैं इस फ्री सरफेस की इक्वेशन निकाल लूंगा, तो मैं लिख सकता हूं कि डीपी बराबर 0 है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि माइनस रो इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स, माइनस, इसको माइनस ले लिया मैंने, रो इंटू ए जेड प्लस जी इंटू डी जेड, दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से ये रो कट गया, कॉमन लेके मैंने निकाल दिया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो dz डिवाइडेड बाई dx है, dz डिवाइड बाई dx, इनफैक्ट ये माइनस साइन भी आएगा, दिस इज इक्वल टू, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं dz डिवाइड बाई dx लिख रहा हूं, देखो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा आपको, तो आई कैन राइट इट ax डिवाइडेड बाई az प्लस जी। जब इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, या इसको इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, जैसे भी आप समझ रहे हो, तो एक प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन रिमेन्स हियर, तो ये इतना आ गया। और dz बाई dx क्या है, तो ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है dy बाई dx, और ये z डायरेक्शन में है, तो इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज dz बाई dx। मतलब अगर मैं यहां पे देखूं, सपोज करो इस तरीके से मैं देखूं, या कुछ क्यों करने की जरूरत है, आपको पता है कि dz बाई dx क्या है, इसका स्लोप है, dz बाई dx इज इट्स स्लोप। तो लेकिन देखो एक चीज में थोड़ा सा आपको और समझना है, ये माइनस साइन यहां से जाएगा, और वो कैसे जाएगा, क्योंकि जो dz बाई dx है दिस विल बी z2 माइनस z1। अगर मैं इस dz बाई dx को, आपने स्लोप लिखा होगा dy बाई dx, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो वैसे ही ये आएगा z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 बराबर दिस इज ax डिवाइडेड बाई az प्लस जी। देखो अगर मैं डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, सेम मान लो एक पॉइंट ये है कहीं यहाँ पे, इसमें ये हाइट है z1, मान लो यहाँ पे कहीं दूसरा पॉइंट है, इसमें ये हाइट है z2, तो ये जो हाइट है, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, लेट्स से ये पिंक कलर से, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें ये एंगल जो है ये थीटा है, स्लोप निकालना आपको आता है, और ये जो चीज है दिस इज z1 माइनस z2, दिस इज z1 माइनस z2। और tan थीटा तुम क्या लिख सकते हो, तो tan थीटा विल बी, ये जो दिस लेंथ है दिस इज dx, दिस इज dx, और ये जो चीज है स्लोप निकालते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा निकालना आपको आता है, सो दिस इज z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय dx, या dx को आप क्या लिख सकते हो, x2 x2 माइनस माइनस x x1। तो ये मैं माइनस को हटा के, देखो अगर माइनस हटाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 बराबर ax डिवाइडेड बाई az प्लस जी। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो tan थीटा है, मतलब जो स्लोप ऑफ फ्री सरफेस लेवल है, क्योंकि dp बराबर 0 फॉर फ्री सरफेस लेवल है, दिस इज ax डिवाइडेड बाई az प्लस जी। नाउ अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और अगर इफ सपोज करो az इज 0 है, मतलब जो व्हीकल है वो सीधा सीधा इस तरीके से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहीं ग्रेडियंट पे चढ़ नहीं रहा है, तो ये जो tan थीटा है दैट यू कैन राइट एज ax डिवाइडेड बाई g, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। और ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, आई कैन कॉल इट दिस टू बी इक्वेशन 1, दिस टू बी इक्वेशन 2, ये दोनों ही इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए, ऑल दीज टू इक्वेशंस मस्ट बी रिमेंबर्ड। तो ये ओके मैंने सर। पूरा ही कॉन्सेप्ट एक बार आपको रिवाइज करा दिया, सो दैट थिंग्स आर क्लियर इन योर हेड। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब कोई भी आगे भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। यस सर। वाटर टैंक, वाटर भरा हुआ है टैंक में पार्शियली फिल्ड, तो जब ये टैरी किया जाएगा तो कैसे होगा, जिधर मूवमेंट होगा, ये ना जिधर मूवमेंट होगा, इस दिशा में मान लो मूवमेंट हो रहा है, तो लिक्विड सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा, रियर एंड में ये कलर ऊपर आ चेंज रहा कर है, दीजिए। और जो फ्रंट एंड है कलर उधर चेंज ये कर दीजिए। नीचे जा रहा है। सो राइज ऑन रियर साइड एंड फॉल ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द टैंक, करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, मैंने पूरा इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट देयर इज एब्सोल्यूट क्लियरिटी। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 14। यस सर।
डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन वर्टिकली placed vertically in water in such a way that the center of plate is 1 meter below the free surface of water. बोला गया इस तरीके से कोई प्लेट रखी गई है. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. सपोज कि इस तरीके से कोई प्लेट रखी हुई है, ये पानी भरा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, या कोई भी लिक्विड है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ लिक्विड की बात नहीं की गई है. डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेस वर्टिकली. वाटर है. सो ये इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, सर्कुलर प्लेट है, प्लेट इज सर्कुलर, और जो ये एरिया है इस सर्कुलर प्लेट का, दिस एरिया इज गिवन डायरेक्टली टू बी 1 मीटर स्क्वायर. और ये प्लेस कैसे किया गया है? सो इट इज प्लेस्ड वर्टिकली. तो देखो ये वर्टिकल रखा है मैंने, आपको समझ आ रहा होगा, ये सर्कल ऐसे रख सकते हो या ऐसे, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल नहीं रखा, इसको वर्टिकल रखा है. So it is placed vertically in water in such a way that center of plate is 1 meter below the free surface level. यानी ये जो सेंटर है इस प्लेट का, this center is 1 meter below the free surface level. तो बोला गया है क्या निकालना है? निकालना है आपको टोटल प्रेशर ऑन द सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. टोटल प्रेशर ऑन सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. टोटल प्रेशर निकालना है. टोटल प्रेशर मतलब आपसे पूछा क्या गया है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूछा गया है. इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है रो जी एच बार इनटू ए. जहां पे ये ए है, ये प्लेन सरफेस का एरिया है, दिस एरिया. एच बार इज द हाइट ऑफ सीजी. एच बार, और संयोग से ये सिमेट्रिकल है तो यही सेंट्रोइडल एक्सिस है. दिस इटसेल्फ इज द सेंट्रोइडल एक्सिस. इजी क्वेश्चन बिकम्स नाउ. तो ये जो चीज दिया है दिस इज डायरेक्टली एच बार दिया हुआ है, और जी आपको पता ही है रो क्या है. सो दिस इज बेसिकली रो ऑफ वाटर है यहाँ पे, क्योंकि पानी में ये डिस्क इस तरीके से कुछ रखी गई है. जस्ट प्लेस द वैल्यूज. तो रो डब्ल्यू आप लिख सकते हो. रो डब्ल्यू आपको पता ही है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इंटू जी भी आपको पता है 9.81, इंटू एच बार इज डायरेक्टली गिवन 1 मीटर, और इंटू ए इज डायरेक्टली गिवन 1 मीटर स्क्वायर. तो सारी चीजें मैंने एमकेएस में प्लेस किया है. ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 1 इंटू 1, ये 1 ही रह गया. 9.81 में जब 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 9810, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन. ठीक है, 9810 न्यूटन. दिस इज इजी क्वेश्चन. ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो उधर मैं नहीं जा रहा हूं. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आई होप कि आपको पता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये फोर्स है. दिस इज इंटायर फोर्स, दिस इज फोर्स, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. प्रिज्म वगैरह बनाना आपको सिखाया था, चलो नहीं तो आगे बता दूंगा. दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे प्रेशर कुछ रो जी, मान लो ये हाइट h1 है, तो दिस इज h1, और यहाँ पे कुछ प्रेशर रो जी, और ये हाइट मान लो h2 है, तो दिस इज h2. ये जो प्रेशर है दिस इज रो जी h2, और ये नॉर्मल टू लग रहा है. नॉर्मल मतलब ये ऐसे मत समझ लेना, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इस तरीके से इस पे एक्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस. तो जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स दैट इज एक्टिंग, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी बात करिए, उसको निकालने की बात की है. ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला है टोटल प्रेशर निकालो, पर मैं समझ गया कि प्रेशर नहीं एफएच बोल रहा है. कैसे? क्योंकि पहले तो टोटल शब्द पकड़ा मैंने, और फिर ये यूनिट्स देखी. दीज यूनिट्स आर ऑफ फॉर फोर्स. ये न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो मैं समझ गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की बात कर रहा है, ना कि फोर्स की बात कर रहा है. जो टोटल रिजल्टेंट, इन सारे प्रेशर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन. 15 क्वेश्चन. अब छोड़ दीजिए सर. अच्छा, अगली क्लास है आपकी. चलिए ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इसको सॉल्व करिए. दिस इज लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए. सर थोड़ा और बायन यूनिट वेट इक्वल्स टू द सैचुरेटेड डेंसिटी. सर थोड़ा बायन यूनिट वेट, चलो इसका कॉन्सेप्ट कल ही बताऊंगा. नाउ इट विल अगेन टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी अगली क्लास है, सो आई एम जस्ट लिविंग इट हियर. अच्छा, हर क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं. ये जो पहली बार कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी अगली बार मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो ये बताया था, ये आपने ऐसे इसको पढ़ा हुआ था. चलिए, ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. बाकी कल हम और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से. इस बोर्ड पे लिखने में भी ज्यादा मजा आ रहा है, तो इस तरीके से हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. प्लीज सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एट योर होम. एक बार, काफी सारे क्वेश्चंस एक बार कर लोगे तो एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक पूरा पक्का हो जाएगा. बाकी क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट.